जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम, उसमें 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करूँगा कि ये क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आए। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अगर आप अपनी इस परिवार में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का जो जीके का क्वेश्चन था, जीके का पोर्शन था, वो सभी 20 क्वेश्चन हम इस क्लास में लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया था, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा महाराष्ट्र का थैंक्स गिविंग महोत्सव है जो बैलों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला घोड़ा, काला महोत्सव, गुड़ी पर्व, मकर संक्रांति या पोलो महोत्सव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पोलो महोत्सव या महाराष्ट्र का थैंक्स गिविंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है इसे। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे इसके आगे। यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अगर पूछे काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह मुख्यतः महाराष्ट्र में ये भी महोत्सव मनाया जाता है। यह हर साल फरवरी के पहले शनिवार से लेकर और दूसरे रविवार तक समाप्त होता है, ये ध्यान रखेंगे। काला घोड़ा महोत्सव। अगर पूछे गुड़ी पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो यह भी महाराष्ट्र का महोत्सव है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मास और मार्केशिया निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मास और मार्केशिया निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं, बायोफाइटा में या टेरिडोफाइटा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। मास और मार्केशिया जो हैं यह बायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। बायोफाइटा क्या होता है? तो वनस्पति जगत का एक यह बड़ा वर्ग है जिसके अंतर्गत इसमें वास्तविक संवहन ऊतक जो है वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत वास्तविक संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। अनावृत बीजी क्या होता है? तो अनावृत बीजी क्या होता है? अनावृत बीजी ऐसे पौधे होते हैं या कह सकते हैं ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके बीज जो हैं फल या फूल में ना होकर के इनकी टहनियों में होते हैं, जो कि नग्न अवस्था में होते हैं। इन्हें अनावृत बीजी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इनके बीज फल और फूल में ना होकर टहनियों में होते हैं। अधिकतर फलों के बीज जो हैं जो अनावृत बीजी नहीं होते हैं, उनके जो अन्य बीज वाले पौधे होते हैं उनके बीज जो हैं फल और फूल के अंतर्गत होते हैं। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? तो बीज रहित जो संवाहिनी पौधे होते हैं, बीज रहित जो पौधे हैं उन्हें टेरिडोफाइटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था, बायोफाइटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? जागोई जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है, यह किस शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है? मणिपुरी की है, सत्रिया की है, उड़ीसा की है, उड़ीसी की है या कथक की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी का यह शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य शैली है। अगर पूछा जाए टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या टोटल कितनी है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? 6। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीकों को पहचान करें। किसके कारण जीवाश्म ईंधन जो है उसके जलने के प्रदूषण को कम किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त ऊष्मा को कम करके, या कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, या प्रदाह का तापमान कम करके? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। जीवाश्म ईंधन जब जलेगा तो उसमें दहन प्रक्रिया की दक्षता जब वृद्धि कर दी जाएगी तो उसमें जो प्रदूषण है वो कम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? जीवन स्तर में सुधार, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि और संरचना में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है। और 7वीं पंचवर्षीय अगर योजना पूछ ले यह कब से कब तक थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1985 से 1990 तक यह 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। छठा क्वेश्चन, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया? तो किसने 2022 में कोच्चि बंदरगाह से भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमित शाह, नरेंद्र मोदी या ज्योतिरादित्य सिंधिया या राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां, क्या डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है? कौन सा इसमें चारों ऑप्शन में से है जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? MPLADS संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यह वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है, या अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन या सामर्थ्य योजना, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सामर्थ्य योजना जो है यह वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां, निम्न में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राजा के शासनकाल में, मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दशरथ होगा या चंद्रगुप्त होगा या बिंदुसार होगा या अशोक होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक राजा के मौर्य राजा शासन के काल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। और कलिंग का युद्ध अगर पूछे, एक तरफ से अशोक थे और दूसरी तरफ से कौन थे? तो दूसरी तरफ से महापद्मनाभन थे। ठीक है, महापद्मनाभन थे, ये ध्यान रखेंगे। अशोक और महापद्मनाभन के बीच में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। और यह कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। जो कि वर्तमान में यह कहाँ पड़ता है कलिंग? तो वर्तमान में कलिंग जो है यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में पड़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? तो तपन कुमार थे, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? ठीक है, किस शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? कुचिपुड़ी, उड़ीसा, सत्रिय या छऊ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, छऊ में तपन कुमार ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। अगर पूछ ले यहीं पे छऊ किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका किस राज्य का नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या हमने पहले बताया था पीछे कि 8 है, और टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य होते हैं। अगर कुचिपुड़ी पूछ ले कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। उड़ीसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। सत्रिय कहाँ का है? असम का है। ठीक है, आगे देख लेंगे। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर डैश का चित्र है? 2000 का जो नोट है उसके पृष्ठभाग पर किसका चित्र है? लाल किला का है, यहाँ पे किला होगा, ध्यान देंगे। लाल किला का है या मंगलयान का है या सूर्य मंदिर कोणार्क का है या रानी की वाव का है? तो यहाँ सभी लोग जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलयान का है। ठीक है, 2000 के नोट पे किसका चित्र है? तो मंगलयान का है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे?
भारतीय संविधान के मूल लेख में कुल कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान का गठन हुआ था तो इसके संविधान में टोटल कितने मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? इसका राइट आंसर 395 हो जाएगा। ठीक है, 395। और उस समय 395 तो अनुच्छेद थे और भाग कितने थे तो ये ध्यान रखेंगे, टोटल तब 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में 470, ठीक है, 470 आर्टिकल हैं, कहीं कहीं 65 भी है, कहीं कहीं 70 भी है। तो इसमें वर्तमान में 470 आर्टिकल हैं, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं और अगर भाग पूछे तो टोटल अब 25 भाग हो गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित 16, 17, 14, 15, 20, 21 या 18, 19? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1958 में डोभर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैराक करके पार किया था? एकमात्र व्यक्ति कौन थे? मिहिर सेन थे, खसाबा जाधव थे या अजीत पटेल थे, रामनाथन कृष्णन थे? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मिहिर सेन थे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकर, भूमध्य, अंटार्कटिक या कर्क रेखा? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत के बीच से होकर गुजरती है, जो कि भारत की जलवायु को भी प्रभावित करती है। अगर पूछ ले यहीं पे कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है, क्योंकि क्या कहलाती हैं? सॉरी, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है वो क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैर प्रतिदेय कहलाती हैं, पूंजीगत प्रतियां कहलाती हैं या सुदृढ़ करने से में सक्षम कहलाती हैं या प्रतिदेय कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गैर प्रतिदेय। ठीक है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है उन्हें गैर प्रतिदेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता था? 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक राज्य में 2017 और 18 में विजय हजारे ट्रॉफी को जीता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ पंत को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? भारत में अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, असम में चाय अधिक मात्रा में उगाई जाती है। सबसे अधिक कॉफ़ी जो है भारत में वो कर्नाटक में पाई जाती है, फिर उसके बाद आता है केरल का नंबर, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1887, 82, 80, 81। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो थी वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881। और यहीं पे पूछे कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत याद रखेंगे लॉर्ड मेयो ने की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी। 1872 में पहली जनगणना हुई थी जिसकी शुरुआत लॉर्ड मेयो ने की थी। और अगर पूछे कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो वह 1881 में हुई थी। और ये जनगणना किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, लॉर्ड
रिपन ने की थी। अगर पूछे स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1951 में हुई थी। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप कि अगर स्वतंत्र भारत की पूछे तो 1951 में हुई थी और भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना जो थी वो 1872 में हुई थी। ठीक है, सॉरी 1881 में हुई थी, जो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। और भारत की पहली जनगणना 1882 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इस क्लास में हमने 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके के पोर्शन से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में हम सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको समझ में आया होगा और ये आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जीके के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी बार वही रिपीट होते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन जो हैं काफ़ी बार रिपीट होते हैं। जैसे कर्क रेखा, अभी हम बताते हैं आपको इस क्लास के कितने क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। जैसे कालिंग युद्ध हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, अनुच्छेद हो गया, कर्क रेखा से संबंधित हो गया, महाद्वीप को पार करने वाले पहले व्यक्ति हो गए। आपने सर्च करिएगा, कम से कम 10 से 12 एग्जामों में ये 5 महाद्वीपों को पार करने वाले, महाद्वीप के सागरों को पार करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो जरूर चैनल को लाइक, जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।